नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। राज्यसभा चुनाव के आंकड़े एक कहानी कह रहे हैं, लेकिन सियासत की पटकथा कुछ और भी हो सकती है। मध्य प्रदेश की तीसरी राज्यसभा सीट पर मुकाबला दिलचस्प हो चुका है। कांग्रेस के पास संख्या बल है, बीजेपी उम्मीदों के सहारे मैदान में है। ऐसे में क्या कोई विधायक आखिरी वक्त पर पाला बदलेगा? क्या क्रॉस वोटिंग पूरी तस्वीर बदल सकती है? और क्या तीसरी सीट पर होने वाला मुकाबला प्रदेश की राजनीति का नया अध्याय लिखेगा? इसी पर आज होगी बड़ी बहस, लेकिन उससे पहले देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ गया है। मध्य प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के चुनाव में 2 सीटों पर तस्वीर लगभग साफ मानी जा रही है, लेकिन तीसरी सीट ने प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा दिया। कांग्रेस ने पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता मीनाक्षी नटराजन को मैदान में उतारा है, जबकि भाजपा ने अंतिम समय में मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट को उम्मीदवार बनाकर मुकाबले को रोचक बना दिया। तीसरी सीट पर टिकी नजरें, क्या वोटिंग में बदलेंगे समीकरण? संख्या कांग्रेस के साथ, लेकिन क्या वोट भी रहेंगे साथ? विधायकों की गिनती पूरी, लेकिन निष्ठा की गारंटी देगा कौन? तीसरी सीट पर सस्पेंस बरकरार, क्रॉस वोटिंग ना बदल दे पूरी तस्वीर। राज्यसभा की राह में सबसे बड़ा खतरा अपनों की क्रॉस वोटिंग का है। पूरा प्रयास करेंगे निश्चित रूप से। लोकतंत्र में विजय होना ये हर एक पार्टी की इच्छा होती है। मुझे पूरा भरोसा, भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे प्रत्याशी को भी विजय मार्ग पर लेके चलेगी और एक बार फिर जब तक हम विजय प्राप्त नहीं कर ले तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। सर, तीसरी सीट पर जो है वो कैंडिडेट जो है वो उतारा गया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल तीसरी सीट पर उतारा है और तीसरी सीट जीतेंगे। कांग्रेस कह रही है कि हमारे विधायकों से संपर्क में 5 से 10 करोड़ रुपए देने की बात कर रहे हैं कांतिलाल भूरिया। ये बौखलाहट है, ये निरर्थक है और यह केवल एक, मुझे लगता है कि विचलित होने वाली बात है। जीत का लक्ष्य हम हासिल करेंगे। अभी आप बता रहे थे कि संपर्क में है। बिल्कुल संपर्क में है। कितने है संख्या? अब वो परिणाम आने पे पता लगेगा। हम जीत के लिए लड़ रहे हैं चुनाव। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो हमें जवाबदारी दी है, निश्चित ही मैं भाव विह्वल हूँ और आभारी हूँ, कृतज्ञ हूँ कि इस जवाबदारी का मैं 100% जो भारतीय जनता पार्टी ने दी है उसको निभाऊंगा। राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए 58 विधायकों के वोटों की जरूरत है। दतिया सीट रिक्त होने, विजयपुर विधायक के मतदान से बाहर रहने और निर्मला सप्रे के दल बदल के बाद कांग्रेस के पास 62 विधायक मौजूद हैं। वहीं बीजेपी के पास वर्तमान में 164 विधायक हैं। 2 राज्यसभा सीटें जीतने के लिए 116 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में तीसरी सीट के लिए बीजेपी के पास 38 विधायक बचते हैं, जो बहुमत के आंकड़े से 10 वोट कम है। ऐसे में कयास लगने शुरू हो गए कि क्या जोड़ तोड़ की स्थिति में समीकरण बदल सकते हैं। खबर है कि कांग्रेस अपने विधायकों की बाड़ेबंदी करने जा रही है। विधायकों को किसी दूसरे राज्य में शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस नेता इससे इनकार और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी मजबूत है और तीसरा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने ऐन वक्त पे उतारा, तो बेमन से उतारा है। अब नारी वंदन और महिला की बात करते तो जब विधानसभा बिल पास कर नहीं पाए, महिलाओं के बिल। नहीं, कुछ नहीं। मध्य प्रदेश जीतेगा 18 तारीख को। संविधान और लोकतंत्र जीतेगा, धन बल हारेगा। नहीं कहीं भी शिफ्ट करने के, जहाँ विधायक चाहेंगे वहाँ रहेंगे। सर, आज मीनाक्षी नटराजन का नामांकन किया है, लेकिन बीजेपी तीसरा कैंडिडेट उतार चुकी है। ये तो केवल पूरी तरीके से खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी एकजुट है। हम सब लेकिन साथ हैं और हम सबका विश्वास एक हमारा दृढ़ है कि हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। आपने सभी नेताओं से बात की, दिग्विजय सिंह हो, अजय सिंह हो, नेता प्रतिपक्ष हो, जीतू पटवारी हो, क्या कहना है? सभी एकमत होकर के हम सब इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। लेकिन राजनीति में आंकड़े हमेशा नतीजों की गारंटी नहीं होते। कांग्रेस के पास संख्या बल तो है, लेकिन बीजेपी के पास रणनीति का अनुभव है। ऐसे में तीसरी राज्यसभा सीट का मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं, बल्कि विधायकों की निष्ठा और सार्वजनिक प्रबंधन की परीक्षा बन गया है। अब सबकी नजरें मतदान के दिन पर टिकी है, क्योंकि अगर एक भी वोट इधर उधर हुआ तो मध्य प्रदेश की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सवाल यही है कि क्या आंकड़े जीतेंगे या फिर सियासी गणित। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी।
तो ये रिपोर्ट आपने देखी और पूरे विषय को समझा। राज्यसभा की तीसरी सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है, जिससे मुकाबला और रोमांचक हो गया है। बिना वक्त जाया किए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। बीजेपी से प्रवक्ता विवेक सिन्हा जी जुड़ गए हैं। विवेक जी, बहुत स्वागत कर रही हूं आपका। कांग्रेस से हमारे साथ प्रवीण खरे जी जुड़े हैं। प्रवीण जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़े हुए हैं। रमेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सबसे पहले विवेक जी, मैं आपके पास आऊंगी। पहले सस्पेंस रखा, उसके बाद नाम का ऐलान किया, दावा तो किया जा रहा है, लेकिन तीसरी सीट पर जीतेंगे कैसे? तीसरी सीट पे आखिरी मोमेंट तक अगर पार्टी ने डिसीजन नहीं लिया था कि हमको कैंडिडेट उतारना है, और जब डिसीजन लिया और जब भारतीय जनता पार्टी जब कोई फैसला कर लेती है तो पूरे होमवर्क और पूरी तैयारी के साथ ही कोई फैसला करती है। अगर तीसरी सीट पर हमने उम्मीदवार उतारा है तो वो निश्चित ही चुनाव जीतेगा। आप देखिएगा जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन आपको समझ में आएगा कि अंतरात्मा की आवाज से कांग्रेस के कई लोग जिनके अंतर से ऑलरेडी आवाज निकल रही है। नरेश ज्ञानचंदानी इनके यहाँ से अभी आज ही विरोध चालू कर दिया, इस्तीफों के चालू हो गए। अभी इनके भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कैंडिडेट के लिए इनको चिंता करने की जरूरत नहीं, पार्टी ने उसकी चिंता करी होगी तभी जाकर के उन्होंने कैंडिडेट को उतारा है। तो कांग्रेस की आपसी सिर्फ फुटबॉल जो है दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, जीतू पटवारी जी, जो आज सब उमंग सिंगार जितने आज साथ में घूम रहे हैं ना, यही अभी 2-3 दिन बाद सब ये जो चुनाव के अंदर इन्हीं के लोग जो है इधर उधर छितर बितर होंगे। लेकिन बीजेपी जिस तरह से दावा कर रही है उस तरह से कांग्रेस भी दावा कर रही है कि वो भी जीत हासिल करेगी। सामने दावा करना पीठ पीछे क्या होता है, सब कथनी और करनी में सबको पता है कि कथनी और करनी में कितना अंतर है। कई बार इस प्रकार की उन्होंने दावे कई किए रहते हैं, वो हमेशा दावे करते हैं, बट उनके दावे कितने हवा में होते हैं, कितने जमीन पे होते हैं, सबको पता है। तो बीजेपी ने अगर तीसरा कैंडिडेट उतारा तो हम 100% जीतने के लिए ही उतारा है। ठीक है, प्रवीण जी आपके पास आ रही हूँ। कांग्रेस में सब ऑल इज वेल, कोई दिक्कत परेशानी, गुटबाजी, क्रॉस वोटिंग की चिंता तो नहीं? प्रणाम करते हुए मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करते हुए बात रखता हूँ। देखिए, जिन विषय पे आपने सवाल किया है, कांग्रेस पार्टी को कतई चिंता नहीं है। यदि राजनीति की शुचिता को यदि भारतीय जनता पार्टी बरकरार रखने का काम करती तो न भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चिंता होती, न कांग्रेस पार्टी के खेमे में चिंता होती। जब क्योंकि ये राज्यसभा का चुनाव है, माननीय विधायक दलों के मतों से चुनाव होता है। ऐसा तो है नहीं कि पब्लिक के बीच जाकर चुनाव होता है। जब संख्या बल भारतीय जनता पार्टी के पास कम है तो ये किस आधार पर 3 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं? कांग्रेस पार्टी के पास अपनी मेजोरिटी के लिए संख्या पर्याप्त है। कांग्रेस पार्टी निश्चिंत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचे, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो सोचे कि तीसरा प्रत्याशी वो कहां से उनके लिए वोट हासिल करेंगे। तो प्रवीण जी, मीनाक्षी नटराजन के नाम पर कोई विरोध के स्वर नहीं है आपकी पार्टी से? नहीं, कोई विरोध के स्वर नहीं है। शीर्ष नेतृत्व के साथ सर्वसम्मति के साथ फैसला हुआ है। देखिए, राजनीति में महत्वाकांक्षा सभी के पास होती है, लेकिन किस कसौटी पे किस व्यक्ति को खरा उतरना है, किसकी क्षमता कहाँ उपयोग की जानी है, किसकी कार्य कुशलता का कहाँ उपयोग किया जाना है, किस चीज नेतृत्व ने आपस में बैठ के चर्चा कर लिया है। घर परिवार बड़ा होता है, ये सब चीजें होती हैं, लेकिन आखिरी निर्णय होता है। ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हमारे से जुड़े हुए हैं रमेश शर्मा जी। रमेश जी, देखिए, 2 कैंडिडेट्स पहले सामने आए बीजेपी की तरफ से और उसी दिन मीनाक्षी नटराजन का नाम भी सामने आया। उसके बाद महेश केवट का नाम सामने आता है। तो क्या बीजेपी ने मीनाक्षी नटराजन के नाम पर जो विरोध के स्वर उठ रहे थे, क्या उसी का फायदा उठाया है? देखिए, मोटे तौर पर उसका फ़ायदा तो खैर उठाया ना उठाया वो बात अलग है, लेकिन अगर उन्होंने तीसरा नाम घोषित किया है तो बहुत सोच समझ करके और रणनीति के तहत किया है। और स्वाभाविक रूप से ये तीसरा नाम घोषित करके उन्होंने कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों को चौंका दिया है। अनुमान ये था कि पहले चरण में तो भाजपा 2 रखेगी और दोनों सीट निकाल लेगी और कांग्रेस 1 निकाल लेगी। अनुमान ये था कि भाजपा तीसरी सीट पर तभी दाव लगाएगी जब कांग्रेस के भीतर से कोई विद्रोही सामने आएगा तो वो दाव लगाएगी, क्योंकि मोटे तौर पर अभी भाजपा की संख्या बल में 10 कम है, 2 अन्य है, मिला लिया जाए तो 8 की जरूरत पड़ती है। तो ये अनुमान था, लेकिन कांग्रेस का कोई विद्रोही सामने तो नहीं आया। उसके बाद भी भाजपा ने अगर अपना उम्मीदवार उतारा है तो स्वाभाविक रूप से ये बात जो है बहुत दूर तक जाएगी। ये तीसरी सीट का परिणाम दोनों पार्टियों की राजनीति में खलबली मचाएगा।
यदि भाजपा तीसरे उम्मीदवार को निकाल ले जाती है और मीनाक्षी नटराजन रुक जाती हैं तो मान करके चलिए कि बहुत उलटफेर फिर कांग्रेस में होगी। और यदि कांग्रेस अपना उम्मीदवार निकाल ले जाती है और ये तीसरा उम्मीदवार भाजपा का जो भी आकलन उनका रहा और रुक जाता है तो मान करके चलिए कि भाजपा के भीतर भी नेतृत्व को लेकर के बहुत कई तरह की उठापटक शुरू हो सकती है। बिल्कुल। और रमेश शर्मा जी, अभी से खलबली देखनी शुरू हो गई है। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ रहा है कि क्या अगर बीजेपी तीनों कैंडिडेट के नाम पहले सामने रख देती तो क्या संभावना ये थी कि मीनाक्षी जी का नाम सामने नहीं आता? देखिए, कुल मिलाकर के ये भाजपा की रणनीति बाद में ही बनी है। पहले वो जो उनकी रणनीति थी जो बहुत स्पष्ट सुनने में मिल रही थी कि वो तीसरे उम्मीदवार पर तभी दाव लगाएंगे जब कांग्रेस से कोई सामने आ जाएगा। लेकिन चूंकि कांग्रेस से कोई सामने नहीं आया तो इन 2-3 दिनों में कुछ ऐसा डेवलपमेंट कांग्रेस के भीतर भी हुआ है और कुछ ऐसा डेवलपमेंट आप भाजपा के भीतर भी हुआ है। इससे पहले अगर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी का पहला बयान आप देखेंगे तो उन्होंने 2 सीट का ही कहा था, लेकिन कल परसों उनका बयान जो है तब उन्होंने कहा था कि अगर तीसरी सीट बदलेगी तो हम ही लेंगे। तब उनका उस अर्थ में 2 तरफा आया। इस बयान में जो बदलाव आया वो कैलाश विजयवर्गीय जी के बयान के बाद भाजपा के नेताओं के बयान में बदलाव आया। तो स्वाभाविक रूप से अपना कैंडिडेट खड़ा करने की ये जो रणनीति है ये भाजपा में अभी 2-3 दिन पहले ही बनी। बहुत संभव है कि कांग्रेस से उनको कुछ लोगों की हरी झंडी मिली हो, कुछ संकेत मिला हो, कुछ ना कुछ बात ऐसी हुई है जिसके कारण ये भाजपा ने 2-3 दिन में रणनीति बदली। वो तीसरे उम्मीदवार के लिए तैयारी में तो थे, लेकिन वो तब थे जब कांग्रेस का कोई आदमी सामने आ जाए और जो 5-7 वोट 8 वोट जुगाड़ कर ले, तब भाजपा उसके लिए थी। अब ये नई रणनीति उन्होंने बनाई है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ गणित होगा जो आने वाले दिनों में साफ होगा। बिल्कुल, अब नई रणनीति यहाँ पर बनाई गई, उसका कितना असर होगा वो भी देखना होगा। विवेक जी, आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि आप लोग तो ये दावा कर रहे हैं, ना सिर्फ मुख्यमंत्री बल्कि हेमंत खंडेलवाल, कैलाश विजयवर्गीय सभी को ये दावा कर रहे हैं कि तीसरी सीट पर हम विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक सवाल और उठ रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ये बोल रहे हैं कि विधायकों को ऑफर दिया जा रहा है कांग्रेस के। देखिए, कांग्रेस का काम यही है, जब वो घबराते हैं तो हॉर्स ट्रेडिंग और इस टाइप के आरोप लगाना चालू कर देते हैं। अपने विधायकों को, अपने नेताओं को उनसे संभाले बनता नहीं है। नेताओं का हमेशा साल भर कई बार हमेशा नहीं तो क्या ऑफर नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ये तो सब ख्याली पुलाव पकाने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है। उनको अभी इस तरीके का डर है कि ऐसे कौन से विधायक हैं या कौन क्या हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे या अंतरात्मा की आवाज पे वोट करेंगे या उनके नेतृत्व के इशारे पे वोट करेंगे। देखिए, पहले भी मैंने पिछली कई जगह डिबेट में मेरी बात हुई तो मैंने यही बोला कि कांग्रेस के साथ चैलेंज ये है कि खुद ही तय, उन्होंने उम्मीदवार इतना लेट इसीलिए तय किया क्योंकि ये पहले इसी तरीके से उम्मीदवार की कोशिश में थे कि जो इनको स्थायी रूप से इनका चुनाव जिता पाए। पर जब इन्होंने मीनाक्षी नटराजन जी का नाम डिक्लेयर किया तो ये स्पष्ट हो चुका था कि ये चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार से लेकर अरुण यादव से लेकर के ये सब मिलकर के किसी भी तरीके से चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है। कहीं ना कहीं इन्हीं के इसमें से कोई ना कोई आगे। लेकिन विवेक जी, इस बात से भी तो इनकार नहीं किया जा सकता कि आपने भी जब 2 कैंडिडेट्स का नाम सामने रखा था और मीनाक्षी जी का नाम सामने आया था उसके बाद ही हलचल तेज हुई थी तीसरे कैंडिडेट को लेकर। जी बिल्कुल, मैंने कई पहले भी बोला था कि जब हम लोग डिसाइड करेंगे, जब समय आएगा ऐसा लगेगा कि हाँ तीसरी सीट हम श्योर शॉट जीत सकते हैं, जब हम डिक्लेयर करेंगे तो जब हमको लगा, पार्टी को ऐसा लगा कि हम तीसरी सीट जीतेंगे तो जीतने के लिए। तो क्या कांग्रेस में जो विरोध के स्वर उठ रहे थे उसका फायदा आपने उठाया? बिल्कुल मिलेगा, सभी को। कौन नहीं करता? एक बार बताइए कि तीसरा कैंडिडेट किसके भरोसे? कोई नए विधायक तो बन नहीं जाएंगे। जो विधायक है, विधायकों में से चुनाव होना है। विधायक अपनी अंतरात्मा की आवाज पे वहां वोट करेंगे। अब जिनको जो ये अपने कांग्रेस अपने विधायकों को बाड़ेबंदी करके कहीं बेंगलोर, कहीं कर्नाटका, कहीं तेलंगाना, कहीं की खबर आ रही है कि यहाँ ले जा रहे हैं, वहां ले जा रहे हैं। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो कोई भी उम्मीदवार कहीं भी किसी भी कैंडिडेट को कहीं नहीं लेके जा रहा है, किसी विधायक को कहीं लेके नहीं जा रहा है। ना पहले भी ऐसे राज्यसभा चुनाव में कभी भी नहीं ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हमको कहीं बाड़ेबंदी करके रखना पड़े। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास ही ऐसा नहीं है कि इसमें हमको किसी भी विधायक को नजरबंद करके रखना पड़े, बाड़ेबंदी करके रखना पड़े, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का, नेताओं का पूर्ण सम्मान रखती है। ठीक है प्रवीण जी, मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो कंफर्ट सिचुएशन में आप हैं। 62 विधायक है, 58 की जरूरत है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। देखिए, ये सब इस तरह की बातें करके ये अपनी बेचैनी को जगजाहिर कर रहे हैं।
अपनी नीयत और अपनी मंशा को जग जाहिर कर रहे हैं, ये ईश्वर इशारा कर रहे हैं। जैसे हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस के अंदर हलचल है, हलचल कांग्रेस के अंदर नहीं है। कांग्रेस की तो नीयत साफ थी, उसके पास मेजोरिटी से अधिक संख्या है, एक कैंडिडेट के लिए पर्याप्त है। लेकिन अगर साथी प्रवक्ता ने खुद स्वीकार कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस के विधायकों को कहां से 10 विधायक बनेंगे, आप ही ने कहा, तो ये 10 विधायक आज क्या आपकी रीति नीति से प्रभावित होकर, इतनी अच्छी रीति नीति देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है, आपके नेतृत्व वाली राज्यों की सरकार में, केंद्र की सरकार में मारामारी मची हुई है, छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, सबके रोजगार ठप हो गए हैं, तो इतना आपकी नीति से प्रभावित नहीं है कोई अपनी गाइडलाइन को पार करके वोट करेगा। देखिए, मैं आपको एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, तीसरा प्रत्याशी 2 प्रत्याशियों की सूची के बाद घोषित किया गया, लेकिन तीसरे प्रत्याशी की पृष्ठभूमि क्या है? इनका प्रत्याशी ही अपनी पार्टी की गाइडलाइन का नहीं है। निष्कासित व्यक्ति, जो पार्टी से निष्कासित व्यक्ति है, उसको आप उठा के बगैर कार्यकाल, निष्कासन का कार्यकाल पूरा किए हुए वापस करा के आप उसको राज्य मंत्री का दर्जा दिलाया है। मैं तो कहता हूँ तीसरा उम्मीदवार दिया, स्वागत है। राजनीति में दाव पेच चलते हैं, लेकिन क्या आपके पास शीर्ष नेतृत्व में जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, नरोत्तम मिश्रा जी हैं, ऐसे अन्य कई नाम हैं, आपने उनको दरकिनार करके अनुशासनहीनता में लिप्त व्यक्ति को आप एक प्रत्याशी बना क्या संदेश देना चाहते हैं? एक तो संदेश दे दिया कि आप यहाँ अनुशासनहीनता में कथनी करनी में फर्क है, दूसरा आप संदेश ये दे रहे हैं हमारे पास संख्या बल कम है फिर भी हम सीट जीत के बिताएंगे। तो ये जद्दोजहद और जिद की बात और हर सत्ता की हर धर्म। देखिए प्रवीण जी, जो बात आप कह रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है कि कई बड़े ऐसे चेहरे थे जिनको मौके दिए जा सकते थे, लेकिन मीनाक्षी नटराजन को ही क्यों चुना गया, उन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अभी आप बोल रहे थे कि ऐसे कोई विरोध के स्वर नहीं है, लेकिन नरेश ज्ञानचंदानी का जो ट्वीट है वो आपने भी देखा होगा, उन्होंने क्या लिखा और क्या कहा, उसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, 2 चीजें मैंने कहा, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती हैं, लेकिन एक गाइडलाइन, एक अनुशासन, एक कोर कमेटी का निर्णय होता है। कांग्रेस पार्टी ने जो प्रत्याशी दिया है वो सशक्त प्रत्याशी दिया है, जो एनएसयूआई के संगठन से निकला हुआ व्यक्ति है, गांधी विचारधारा के अनुयायी हैं, सादगी से भरपूर हैं, इस भागम भाग की दौड़ से वो दूर है। एक ऐसे मीनाक्षी नटराजन कोई कमजोर प्रत्याशी नहीं है, उन्होंने हमेशा अपने राजनीतिक कैरियर में चौंकाया है, चाहे वो एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी हो तब चौक बड़े बड़े दिग्गज लोग चौंके थे, चाहे वो यूथ कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बनी हो तब भी बड़े बड़े दिग्गज लोग चौंके थे। और जब 2009 में उन्होंने जब लोकसभा चुनाव लड़ा था और लगभग 5-7 बार के सांसद को हराकर अपना जो प्रदर्शन किया था, जीत का प्रदर्शन किया था, तब भी लोग चौंके थे। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि मीनाक्षी नटराजन जी ने अपनी इच्छा बल, अपने आत्मबल का बड़ा उपयोग करते हुए, बड़ा प्रयोग करते हुए एक राजनीतिक शुचिता का प्रमाण दिया था कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ईमानदारी से चुनाव लड़ने के जो पैमाने थे उसको पालन करते हुए जो निर्धारित राशि थी उसकी राशि के भीतर चुनाव लड़ा और जो पैसा बचा था वो शीर्ष नेतृत्व को वापस किया। तो ये व्यक्ति हर व्यक्ति नहीं कर सकता, ये आत्मबल जिसका मजबूत होगा वही कर सकता है। ठीक है विवेक जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि भाई एकजुटता है, विधायक पर्याप्त संख्या में है और हम तीसरी सीट अपने कब्जे में ही करेंगे, तो फिर आपकी जो एक्साइटमेंट है, आपकी खुशी है, उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपके पास तो संख्या बल भी कम है। देखिए, अगर इनको इतनी कॉन्फिडेंट होते तो ये इनकी बाड़ेबंदी करके इनको तेलंगाना या दूसरे राज्यों में नहीं ले जाते। कांग्रेस स्वयं अपने विधायकों का अपमान करती है इस तरीके की हरकतें करके। कहीं उनको नजरबंद करेंगे, 4 बड़े नेताओं के पीछे 10-15 विधायक लगा देंगे। तो अभी इनकी जो स्थिति है वो खुद ही अपने नेताओं का सम्मान न करते हुए उनका अपमान इस तरीके से करती है। तो कहीं ना कहीं ये स्थिति समझ में आ रही कि घबराहट जो है कांग्रेस के अंदर, घबराहट का माहौल है। ठीक है, इसका जवाब लेंगे। रमेश शर्मा जी, अभी मैं आपके पास आ रही हूं, और जो तीसरे कैंडिडेट का नाम सामने आया महेश केवट, उसके बारे में बताइएगा कि आखिर महेश केवट को ही क्यों चुना गया? क्या राजनीतिक मैसेज जो देना चाहती है बीजेपी? देखिए, मोटे तौर पर महेश केवट के चयन, वाकई ये नाम भी एक आश्चर्यजनक है, और मैं समझता हूँ क्योंकि बुंदेलखंड, महाकौशल और इस पट्टी में जो इस समाज के वोट है, कहीं ना कहीं आगे को ध्यान में रख कर के ये बात को, उनका नाम का चयन किया गया है।
स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये जो आत्मा की आवाज़ है, ऐसे उदाहरण हैं कि क्रॉस वोटिंग हमेशा हर चुनाव में हुई है, वो 1 वोट की हुई हो, चाहे 4 वोट की हुई हो, क्रॉस वोटिंग तो हमेशा हुई है। और आत्मा की आवाज़ पर एक बड़ा निर्णय हुआ था जब इंदिरा जी ने बीबी गिरी को राष्ट्रपति पद पर उतारा था और पार्टी ने अधिकृत रूप से रेड्डी जी को चुना था, नीलम संजीव रेड्डी जी को, और वो हार गए थे। तो कहीं ना कहीं आत्मा की आवाज़ पर क्रॉस वोटिंग बहुत हुई है। द्रौपदी मुर्मू जी के चुनाव में देश भर में कहीं ना कहीं कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई। तो क्रॉस वोटिंग का उदाहरण तो है, लेकिन अब उसमें महेश केवट जी के नाम के साथ क्रॉस वोटिंग हो तो इसके लिए तो पूरी पार्टी को ताकत लगाना पड़ेगी। और वाकई ये बहुत चौंकाने वाला नाम है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस परिणाम के बाद उथल पुथल होने की संभावना है। अगर ये महेश केवट जीत गए तो कांग्रेस में बड़ी उथल पुथल होगी, और हार गए तो भाजपा के भीतर भी उथल पुथल की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। तो मैं समझता हूँ ये राज्यसभा का चुनाव बहुत दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। स्थिति कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगी, इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस अपने विधायकों की सुरक्षा का काम तो करेगी, जैसा कि पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा और कुछ अन्य राज्यों में भी विधायकों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा था, वो मध्य प्रदेश में भी भेजेगी। और कंफर्टेबल जोन में है, हालांकि बड़ी संख्या में अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती तो कांग्रेस कंफर्टेबल जोन में है, वो निकाल सकती है, 5 वोट उनके पास एक्स्ट्रा हैं, लेकिन फिर भी उनको सावधानी तो बरतना पड़ेगी। और वो सावधानी बरतेंगे। विधायकों का एक ट्रिप शायद तेलंगाना चला गया है, ऐसी सवेरे से आज खबरें आ रही हैं। आने वाले समय में दूसरे राज्यों में भी और विधायक भेजे जा सकते हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। बहुत संभव है कि कांग्रेस को जिन विधायकों पर उनको शक हो उन विधायकों को किसी सुरक्षित आरामदेह स्थानों पर तो ठहराएं, लेकिन उनका मोबाइल वगैरह भी अपने पास रख लें, मोबाइल का भी, ये इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस लेकिन सावधानी बहुत बरतेगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये चुनाव दिलचस्प हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्प हो गया है। और जब से तीसरे कैंडिडेट का ऐलान हुआ है तब से तो और टेंशन भी बढ़ गई है, हम कह सकते हैं, और ये जो समीकरण है वो भी दिलचस्प नजर आया। प्रवीण जी, आपके पास आऊंगी, क्योंकि विधायक कांग्रेस के हैं और खुशी बीजेपी को हो रही है, और ये बात भी सामने आ रही है कि कुछ जो विधायक हैं उनको शिफ्ट भी किया जा सकता है। क्या ऐसी भी कोई खबर है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी आपके दर्शकों को आश्वस्त करना चाहता हूँ, अपनी रखवाली करना, अपनी सुरक्षा करना ये खुद की जिम्मेवारी है। कब? जब लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग मौजूद हों, लोकतांत्रिक हत्याओं के हजारों उदाहरण, सैकड़ों उदाहरण प्रस्तुत हो गए हों। आज के इसी मध्य प्रदेश के भीतर राजनीतिक शुचिता और लोकतांत्रिक उदाहरणों की झड़ी लगी पड़ी है। देखिए, महात्मा गांधी जी ने कुछ 7 पाप गिनाए थे, उनमें से एक महत्वपूर्ण पाप है कि सिद्धांत के बिना राजनीति नहीं है। लेकिन प्रवीण जी, क्या आप इस बात पे मुहर लगा रहे हैं, इस खबरों पर मुहर लगा रहे हैं जो तेलंगाना और कर्नाटक भेजने की बात सामने आ रही है, क्या वो सच है? देखिए, हर जगह की परिस्थितियां अलग अलग होती है। हम वहां मध्य प्रदेश के विषय में बात करेंगे, हम वहां मध्य प्रदेश के उदाहरण के विषय में बात करेंगे, तो उसको ज्यादा मजबूती से हम बात को समझ पाएंगे और रख पाएंगे। आप ये देखिए कि जैसे कि शर्मा जी का अनुभव बहुत ज्यादा है, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक बात कही, बहुत दूरदर्शी वाली बात कही है कि ये महेश केवट जी को राज्यसभा निर्वाचित या कराने के लिए, जिताने के लिए उम्मीदवार नहीं बनाया गया है। उन्होंने आगामी चुनावों के लिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल चुनाव के लिए राजनीति करती है, केवल जीतने के लिए राजनीति करती है, केवल वो एक क्षेत्र जीतना वो, लेकिन राजनीति के धर्मों का पालन करने से वो कहीं वंचित रह जाती है। तो कहीं ना कहीं ये केवल उन्होंने ये प्रयोग किया है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला चुनाव है, केवट समुदाय, केवट माझी मल्ला समुदाय के वोट बैंक को एक निशाना साधा है। ये रमेश शर्मा जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बगैर शुचिता के कुछ भी कर सकती है, वही एक प्रमाण उन्होंने। लेकिन प्रवीण जी, जवाब अभी भी नहीं मिला है, क्योंकि खबरें ये सामने आ रही हैं कि कुछ जो विधायक हैं उन्हें कर्नाटक या तेलंगाना भेजा जा सकता है। तो क्या भेजा जा चुका है? क्योंकि हमने देखा था अभी तस्वीरों के माध्यम से कि आरिफ मसूद भी प्लेन में बैठे हुए नजर आए थे। जरूर, अपनी सुरक्षा अपनी खुद की जिम्मेवारी है ना भाई। मैंने कहा जवाब एक शब्द तो मैंने, जब लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोकतांत्रिक नहीं, लेकिन जब अगर कॉन्फिडेंस है तो फिर क्या? अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारे विधायक का वोट जो मीनाक्षी जी को जा रहा है वो कहीं नहीं जाएगा, तो फिर क्यों भेजना किसी को कहीं? देखिए, वोट तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियात बरतना बहुत जरूरी है आज के समय में।
क्योंकि हम पहले कई मामलों में इस तरह के उदाहरण हमारे आपके सामने आ चुके हैं, प्रदेश की जनता के सामने आ चुके हैं। हो सकता बात वही है, क्योंकि तीसरे प्रत्याशी से खलबली तो मची है राज्यसभा के चुनाव के भीतर, लेकिन बात वही है, क्या भारतीय जनता पार्टी की यहाँ नियत बिल्कुल स्पष्ट है कि महेश केपट जी को निर्वाचित कराना चाहते हैं? ठीक है प्रवीण जी, विवेक जी एक छोटा सा कमेंट, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र की हत्या, अभी तो वोटिंग भी शुरू नहीं हुई है, सिर्फ कैंडिडेट का नाम का ऐलान किया। एक छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी। देखिए राजनीतिक प्रवीण जी विवेक जी से सवाल था, विवेक जी आपसे सवाल है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया। जी देखिए, कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। 1975 में आपातकाल लगा करके लोकतंत्र की हत्या कांग्रेस ने करी। अनुच्छेद 356 का कई जगह दुरुपयोग हमेशा कांग्रेस ने किया ना। चाहे झारखंड की सरकार में सैयद सप्तेरी जी का राज्यपाल का उपयोग करके सरकार गिराने का प्रयास किया, कांग्रेस ने किया। ऐसे सैकड़ों हजारों उदाहरण कांग्रेस की सरकारों के समय के हैं जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास किया। अब आप एक बात बताइए कि आपका कोई विधायक है, आप उस पर इतना भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, उसका मोबाइल ले लेंगे, उसको एक होटल में छोड़ देंगे पैक करके, है ना, उसके दिमाग में आप क्या छाप छोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सवाल यही खड़ा हो रहा है विवेक जी, सवाल यही खड़ा हो रहा है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स फिर से यहाँ पर की जाएगी, क्योंकि जो विधायक है उन्हें दूसरी जगह भी भेजने की बात कही जा रही है। हालांकि अब और उस पर क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो भी देखना होगा, हालांकि समय का फिलहाल अभाव है। विवेक जी आपका, प्रवीण जी आपका और रमेश जी आपका चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तीसरी सीट को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है और अब कहा जा रहा है कि बीजेपी तीनों सीट पर जीत हासिल करेगी। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि तीसरी सीट तो हमारे पाले में ही आएगी। हालांकि ये चुनाव के वक्त साफ हो जाएगा, तस्वीरें और साफ हो जाएंगी कि किस सीट पर कौन विजय हासिल करता है। फिलहाल चर्चा में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।